हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हमने पिछले वीडियो में मृदा के भौतिक गुण में से मृदा कणाकार के बारे में पढ़ा था। कणाकार के बारे में मैंने क्या बताया था? मृदा में पाए जाने वाले कण के प्रकार को ही मृदा कणाकार कहता है। टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड बाय सॉइल टेक्सचर, है ना। उसके बाद से इसमें हमने सैंड सिल्ट क्ले जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में जाना था। कितने कितने थिकनेस के होते हैं, किसको ग्रेवल्स कहते हैं, किसको कोरे सैंड कहते हैं, किसको फाइन सैंड कहते हैं, किसको सिल्ट कहते हैं, किसको क्ले कहते हैं, यह मैंने बताया था आप लोगों को। और उसके बाद से आज की वीडियो में ये कवर करेंगे कि मृदा संरचना क्या होती है ना। तो जो मृदा कण होते हैं समझेंगे अब हम थोड़ा सा। देखो, मृदा संरचना क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। मतलब जो मृदा कण हैं, मृदा कण मृदा कण जो होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वो उनके जुड़ाव के बारे में अध्ययन करना ही मृदा संरचना का अध्ययन कहलाता है। अब मृदा संरचना में हम क्या देखेंगे? देखो, यहाँ पे लिखा भी अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इन द सॉइल इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर, है ना। मृदा संरचना को दो भाग में बांटा गया है। मृदा संरचना जो है इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला कणों की सजावट के अनुसार है, पहला कणों की सजावट के अनुसार, और दूसरा व्यवहारिक वर्गीकरण। तो पहला जो है कणों की सजावट के अनुसार जो है उसको क्या कैसे देखते हैं और व्यवहारिक वर्गीकरण को कैसे देखते हैं, ये इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो कणों की सजावट के अनुसार और व्यवहारिक वर्गीकरण पहले हम ये पढ़ेंगे। कणों की सजावट के अनुसार, पहला कणों की सजावट के अनुसार जो कण हैं वो किस, है ना, किस तरीके से उपस्थित होते हैं, है ना, उसको हम देखेंगे कणों की सजावट के अनुसार। पहला होता है कॉलमनर, स्तंभाकार, है ना। इस स्तंभाकार संरचना में ये जो मृदा कण देख रहे हैं वो सीधे सीधे होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं। इसको कहते हैं कॉलमनर कहते हैं, ठीक है ना। और स्तंभाकार संरचना में पोर स्पेस या खाली जगह, है ना, कितना होता है? 47.6% पाया जाता है। पोर स्पेस या खाली जगह जो होता है वो 47.6% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है ओब्लिक्वी, है ना, यह तिर्यक विन्यास। देखिए ये ओब्लिक्वी के, देखिए तिर्यक विन्यास, इसमें कण क्या है? तिरछे हैं पूरे, है ना। तो इसमें क्या होते हैं? मृदा कण जो है वो तिरछे रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, और तिरछे रूप में पाए जाते हैं। और अपने चारों ओर जो होते हैं वो 6 कण आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें जो पोर स्पेस होता है वो 26% पाया जाता है। इसको ध्यान में रखने वाली बात है, स्तंभाकार में 47% और इसमें 26% पाया जाता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर में आता है कॉम्पैक्ट, है ना। देखो, कॉम्पैक्ट में क्या होता है? सघन विन्यास बोलते हैं इसको, सघन या ठोस या संहित विन्यास बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉम्पैक्ट में होता ये है कि जो छोटे कण होते हैं और बड़े कण होते हैं, दोनों पार्टिकल्स जो होते हैं वो मृदा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। बड़े कण होते हैं वो तिर्यक विन्यास में पाए जाते हैं, ठीक है, और छोटे कण जो होते हैं वो सीधे विन्यास में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से इसमें याद रखना है, जब ये कॉम्पैक्ट है, सघन होता है, तो उसमें वायु का आवागमन जो है कम होता है ना। वायु का जो है कॉम्पैक्ट में आवागमन कम होता है, जल का आवागमन कम होता है, क्योंकि सघन होता है, पोर स्पेस जो है अच्छा नहीं होता है इसलिए, ठीक है। कॉम्पैक्ट में जो होता है पोर स्पेस बहुत अच्छा नहीं बेकार होता है। इसमें 20% पोर स्पेस होता है कॉम्पैक्ट में, ठीक है। उसके बाद से आता है ग्रेनुलर, है ना, दानेदार संरचना। तो ये सबसे बेस्ट होता है ना, दानेदार संरचना ये बेस्ट होता है मृदा के लिए, ग्रेनुलर जिसको बोलते हैं। तो इसमें ये कण आपस में चिपक कर बहुत बड़ा झुंड बनाते हैं, ठीक है ना। दानेदार संरचना, बहुत कण जो आपस में चिपक कर बहुत सारा क्या कर लेते हैं? झुंड बनाते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे अधिक पोर स्पेस 78.5% पाया जाता है। अब मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि पोर स्पेस इतना पाया जाता है करके, लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है और इसको कैसे हम देखते हैं ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पोर स्पेस क्या होता है? खाली जगह। तो खाली जगह ये देखो, ये 45% क्या पाया जाता है मृदा में? मृदा में 45% क्या पाया जाता है? कार्बनिक खनिज पदार्थ होता है,
खनिज पदार्थ होता है, 5% क्या होता है, कार्बनिक होता है ना, कार्बनिक पदार्थ होता है। और ये 50% एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, खाली होता है। तो इसमें से अब इसका 78% ये है, 78% पोर स्पेस है। अब इस संरचना में है ना, इसमें से क्या होता है, 25 में वायु रहता है और 25 में क्या रहता है, जल रहता है। तो इस संरचना में 78.5%, ये इतने संरचना का 78.5% है ना। खनिज पदार्थ तो जितना है उतना है, तो सभी संरचनाओं को मिलाकर के कितना, 78.5% इसमें खाली जगह पाया जाता है, ठीक है। और ग्रेनुलर संरचना को क्रम्बी भी बोल सकते हैं अपन, ग्रेनुलर को क्रम्बी भी बोल सकते हैं, याद रखना है। दूसरा होता है व्यवहारिक वर्गीकरण होता है, एक होता है प्लेटी संरचना होता है। इसमें कण जो होते हैं प्लेट नुमा संरचना में, ऐसे प्लेट नुमा संरचना में होते हैं। दूसरा होता है प्रिज्मेटिक संरचना, इसकी आकृति प्रिज्म की होती है। प्रिज्मेटिक संरचना जो होती है इसकी आकृति प्रिज्मनुमा संरचना में होती है। उसके बाद ब्लॉकी यानी ठोस संरचना है ना, ये क्या होते हैं, चौकोर होते हैं, ठीक है, चौकोर आकृति के होते हैं, ठीक है। उसके बाद गोलीय स्पोरेडिकल कणों को, गोली संरचना को दो भाग में बांटा जाता है, हमेशा याद रखना है। गोली संरचना जो होती है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। तो जो दो भाग में बांटते हैं गोली संरचना जो होती है, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला होता है ग्रेनुलर होता है, ग्रेनुलर यानी दानेदार, जिसके बारे में अभी हम बात किए थे ऊपर में है ना, कणों की सजावट के आधार पर में जिसमें ग्रेनुलर बोले थे वो होता है। और दूसरा होता है क्रम्बी संरचना। तो कभी भी क्वेश्चन में ये पूछता है कि मृदा के लिए सबसे बेस्ट संरचना कौन सा है, तो आंख बंद करके इसमें टिक लगा सकते हैं आप, क्रम्बी स्ट्रक्चर में। क्रम्बी नहीं रहेगा तब आप ग्रेनुलर में लगाएंगे, और अगर क्रम्बी है तो आप ग्रेनुलर में नहीं लगाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर क्रम्बी लिखा है तो आप क्रम्बी में पीएटी के उद्देश्य से है ना, पीएटी में ऐसा कभी पूछ दिया कि कौन सा बेस्ट स्ट्रक्चर होता है, तो आप जो है क्रम्बी को ही लगाना। ग्रेनुलर तो अगर दोनों रहा तो भी आप क्रम्ब में लगाना, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद से दोनों सिमिलर जैसे होते हैं, क्योंकि है ना थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन दोनों सिमिलर जैसे रहते हैं। मैंने इसको पिछले वीडियो में कवर किया था, कणों सॉइल टेक्सचर के बारे में, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है ना, स्कॉल्ड सॉइल टेक्सचर, ठीक है। तो रेत का आकार बताया था मैंने, 2 से 0.2 होता है। महीन रेत का बताया था 0.2 से 0.02 होता है। सिल्ट का 0.02 से 0.002 होता है। क्ले का लेस देन 0.002 से कम होता है। अमेरिका के कृषि विभाग के द्वारा यूएस सिस्टम का है, यूएस डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या है ना, तो इसमें अति यानी मोटा वेरी कोरेसेंट 2 से 1 mm का होता है ना। कोरेसेंट 1 से 0.5 mm का होता है। मीडियम सेंट 0.5 से 0.25 का होता है। उसके बाद से महीन रेत 0.25 से 0.10 होता है। फिर उसके बाद अति महीन रेत होता है 0.10 से 0.05। उसके बाद सिल्ट का 0.05 से 0.002। फिर क्ले का होता है 0.002 से छोटा होता है ना। तो ये है। अब मैं बार बार बोलता था पोर स्पेस बोलता था ना, तो वो खाली जगह को ही पोर स्पेस बोलते हैं। देखो, मृदा में वायु, जल तथा ठोस होते हैं। मृदा के जीवाणुओं की क्रिया रिक्त स्थान में भरी वायु पर निर्भर करती है। जब खेत में जल निकास का प्रबंध न हो, अर्थात दलदली भूमि में उपस्थिति रिक्त स्थान कम हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे इस संरचना में, मृदा की संरचना में एक खाली जगह जो है, पोर स्पेस जो है ना, ये अगर वायु रहेगा तभी इसमें सभी लाभदायक बैक्टीरिया जो है ना, सभी वर्क करेंगे, ठीक है। अगर इसमें पोर स्पेस नहीं रहेगा, खाली जगह नहीं रहेगा, तो ये जलमग्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस सभी बैक्टीरिया जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे अगर पानी बढ़ गया तो ये सभी बात को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए मिट्टी को जलमग्न भी नहीं होने देना है, पानी की कमी भी नहीं होने देना है, ठीक है। फसल के उत्पादन के लिए सब चीज़ बराबर रहे, है ना। उसके बाद से इसका डेफिनेशन कभी भी पूछ देता है तो याद रखना, किसी निश्चित आयतन की मिट्टी का वह भाग जो घन पदार्थ से खाली रहता है रंध्रावकाश या रिक्त स्थान कहलाता है। तो अलग अलग मिट्टी में रिक्त स्थान अलग अलग प्रकार से होता है। बालुई में 30% होता है, बालुई दोमट में 35% होता है, दोमट में 45 होता है, चिकनी दोमट में 50, चिकनी में 55 होता है। तो ये है, तो याद रखना है। अब ये बालुई में 30 है, बालुई दोमट में 35 है, दोमट में 45 है। तो सबसे बेस्ट होता है खेती के लिए दोमट मृदा, और स्ट्रक्चर में क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
ये बात है। उसके बाद से ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, रंध्रावकाश इधर से बढ़ते जा रहा है, जैसे चिकनी मिट्टी है रंध्रावकाश बढ़ गया। याद रखना ये है हमको कि जिसमें ज़्यादा रंध्रावकाश होगा, ठीक है, जिसमें ज़्यादा रंध्रावकाश होगा, है ना, ये सॉरी, जो मिट्टी जितना ज़्यादा फाइन होगा या चिकनी होगा, ठीक है, वो पानी को उतने ही ज़्यादा मात्रा में पकड़ता है, उतने ही ज़्यादा मात्रा में पकड़ता है। और दूसरा चीज़ एक और है, ठीक है, कि जैसे रेत है, रेत में रंध्रावकाश क्या होता है, 30% होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि रेत में रंध्रावकाश ज़्यादा होता है, नहीं, रेत में रंध्रावकाश कम होता है, ठीक है, रेत में रंध्रावकाश कम होता है, इसलिए तो पानी को छोड़ देता है ना। आप देखे होंगे गाड़ी में जब रेत को डाल कर ले जाते रहते हैं तो पानी बहते रहता है। तो क्यों बहता है, क्योंकि उसमें पोर स्पेस, खाली जगह कम है। खाली जगह किस में, चिकनी में ज़्यादा होता है, ठीक है। रंध्रावकाश का महत्व क्या होता है, पौधों की उचित वायु जल के संचार के लिए होता है, ठीक है। और रंध्रावकाश अधिक होगा तो पानी ज़्यादा पकड़ेगा पौधा, ठीक है, और जीवाणु ठीक से काम करेगा, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करेगा, पौधों का डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो ये सभी चीज़ के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे मृदा जल के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे मृदा जल के बारे में। आज के क्लास में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।